हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथ्स शो। टुडे मैं बेस्ट बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि जो बेस्ट बुक होता है आपका सेल्फ स्टडी के लिए फॉर सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मैं उसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। मैं जो बुक से स्टडी किया था नेट का प्रिपरेशन करने के टाइम, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में देखिए आप, सीएसआर नेट एग्जाम में मेनली जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। ठीक है। देखिए, ऑलवेज लोगों के पास टाइम नहीं होता। जो लोग एमएससी करते करते ही सीएसआई नेट का प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग मैं देखा हूँ बहुत सारे मतलब हाँ, इंस्टीट्यूट में लोग एडमिशन ले लेते हैं फॉर कोचिंग, एंड उनको कुछ फायदा नहीं मिलता। वो कॉन्टिन्यूअसली क्लास नहीं कर पाते हैं और उनका टाइम वेस्ट ही होता है अल्टीमेटली। ठीक है ना। तो बेसिकली सीएसआर नेट में लीनियर अलजेब्रा मेन एक टॉपिक है और रियल एनालिसिस, ये दो बहुत वाइटल है। सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है मैथ से, तो आपको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पे फोकस करना ही है। अल्टीमेटली प्योर मैथ्स में ज्यादा फोकस करना है, अदरवाइज आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। तो फॉर लीनियर अलजेब्रा आपको कौन सा टॉपिक से प्रिपरेशन करना चाहिए, वो तो आपको सिलेबस में दिया है। ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। और पीवाईक्यू से आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, पार्ट बी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्ट सी में भी कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। बट बात यह है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेगा। और मैथ्स में मैं एक बात बोल देता हूं, पार्ट सी ये बहुत ही वाइटल है। इसको नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। आप इसको नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। पार्ट सी, पार्ट सी से आपको 10 to 12 क्वेश्चन करना ही है, मतलब सही करना है, बिल्कुल सही करना है। ठीक है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब किसी के लिए होता है पार्ट बी और पार्ट ए से बहुत मार्क्स आ जाए, बट चांसेस तो कम है। ठीक है। ये 10 to 12 करना है, देन 110 प्लस मार्क्स आ जाएगा, और 110 प्लस मार्क्स सही है। ठीक है, आपके लिए सही है। अभी मैं मेनली बुक्स के बारे में बोलने जा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर अलजेब्रा, इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक 60 के आसपास मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। मतलब मोर एंड लेस। ठीक है ना, कभी कभी कम आता है, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ क्योंकि कुछ लिखना है। जैसे लीनियर अलजेब्रा के लिए मैं फर्स्ट बुक लिखा हूं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बुक के बारे में मैं बोला हूँ। ठीक है। बट आप पूरा बुक नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, मतलब एक बुक से मतलब पूरा का पूरा बुक करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। वो तो आपको सब्जेक्ट सीखने के लिए जरूरत है। मैं मान लेता हूं आप एमएससी कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत आइडिया है ही सबका, तो उनको सीखना है। जिनको जिनका जीरो नॉलेज है उनके लिए भी ठीक है। तो आपको लीनियर अलजेब्रा के लिए ऑलवेज मेरा तो प्रेफरेंस ये है, फीडबैक का बुक एक बार देखना चाहिए। देखिए इनका पीडीएफ तो अवेलेबल है। मैं जितना बुक इधर रिकमेंड किया हूँ, ऑलमोस्ट सारे बुक का टेलीग्राम लिंक और बुक का लिंक एक एक करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक्स मिल जाएगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा पूरा बुक्स ही पीडीएफ अवेलेबल है ऑल बुक्स का। ठीक है। तो फ्रीडबर्ग इनसेल्फ स्पेंस का बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। जिनको लीनियर अलजेब्रा सीखना है, सीखना चाहिए। ये मैं टीएच लिख दे रहा हूं। टीएच, कैपिटल टीएच मीन्स थ्योरी के लिए। ये बुक का थ्योरी बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सब कुछ फीडबैक का बुक में नहीं मिलेगा। उनके लिए हॉबमैन कुंज भी आपको पढ़ना चाहिए, दोनों ही थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मेरा अभी भी मानना है, आप पीओआईक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, दैट इज काफी है, मतलब इनफ है आपके लिए। पहले थ्योरी ही सब कुछ है, अभी भी मानना है थ्योरी ही सब कुछ है। थ्योरी जितना स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो। सॉल्विंग स्किल ये होता है कि
आप सॉल्व करने के साथ मतलब प्रैक्टिस में हो कि सॉल्व करते हो कभी कभी, ये होता है सॉल्विंग स्किल। ऐसा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन को करना चाहिए, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो। देखिए इस बार मैं सुना हूं कोई एक स्टूडेंट का 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं। वो आइजार आइजर से है शायद, आइजर कोलकाता से है और आईएसआई से है, पता नहीं, ठीक है, बंगाल से है, ठीक है। उनका 200 में से 200 रैंक आया है। मतलब ये भी पॉसिबल है, उन्होंने भी तो बुक पढ़ के ही है, उन्होंने थोड़ी ना कोई कोचिंग लिए थे। मतलब कोचिंग से, मतलब कोचिंग लिया भी तब भी वो उनका खुद का अचीवमेंट है, कितना डेडिकेशन के साथ किए है, टैलेंट है एक्चुअली। बट एक्चुअली 200 में से 200 का कोई जरूरत नहीं है, उन जिनको मिला है वो तो बहुत टैलेंटेड है, बट आपको बस क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 110 चाहिए। तो उनके लिए मेरा अभी भी मानना है थ्योरी पढ़ने के लिए फीडबैक का बुक पढ़िए, और फीडबैक का बुक में ऑल कुछ नहीं मिलेगा, हॉफमैन कुछ फॉलो कीजिए। दोनों बुक को मिक्सचर करके जो जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेबस में जितना है कवर करना है, सीधा बात है, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक मिला जुला के आपको करना है, जितना टॉपिक कवर करना है, जो बुक में से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है करना है। दोनों का दोनों लैंग्वेज सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म मीन्स मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म पढ़ना है, और 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस, ठीक है। आपको ये 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस के बारे में पढ़ना है और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो दैट टाइम आपको बिल्कुल क्या पढ़ना है, गिल्बर्ट को देखना चाहिए। गिल्बर्ट में से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ये टॉपिक के लिए मेनली, ठीक है ना। ये टॉपिक के लिए आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो आपको गिल्बर्ट का बुक ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मेरा मानना है डिफिकल्ट है। देखिए जिनके पास मतलब मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है उनके लिए तो बहुत आसान है, बट मैं जैसा नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा गिल्बर्ट का बुक फॉलो करना चाहिए। किसके लिए, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक के लिए पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा थॉरोली मतलब कवर करने जाओगे ना, मतलब नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब लैंग्वेज तो समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा, उतना टाइम है होता नहीं। सब लोग एमएससी के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। नाउ नाउ हमें लीनियर अलजेब्रा के लिए इतना ही काफी है, मेरा मानना है। थ्योरी पढ़ लीजिएगा और गिल्बर्ट का बुक भी फॉलो कर लीजिएगा। तीनों बुक में से मिला जुला के आपको सिलेबस कवर करना है, पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ये रियल एनालिसिस, यहाँ से भी ना 60 प्लस माइनस मतलब 60 के नेबरहुड में मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। बात ये है 120 क्वेश्चंस आते हैं सीएसआर नेट में टोटल। 120 क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम 60 क्वेश्चन करना है। अब 60 में से 60 कर पाओगे तो आपका 200 मार्क्स, एकदम एक्यूरेट करोगे तो 200 मार्क्स मिल जाएगा। बट 60 क्वेश्चन आप कर सकते हो तो आपके पास चॉइसेस है, तो पूरा का पूरा आपको नहीं करना है। बीच बीच में कुछ आइडियाज दे रहा हूं, जैसे लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस से, कि मेरा सपोज मैं मान लिया हूं मेरा लीनियर अलजेब्रा स्ट्रांग है, तो पार्ट सी से मैं जितना लीनियर अलजेब्रा आया पूरा करना है मेरे को। करने जाओगे तो बहुत सारे गलत हो जाएगा। सेम वे में मेरा रियल एनालिसिस स्ट्रांग है तो पार्ट सी से पूरा का पूरा करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पार्ट सी में, ये जो पार्ट सी है 60 क्वेश्चंस आएगा, 60 में से बस 20 क्वेश्चन ही आपको करना है। 60 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन चॉइस करना है, चूज करना है, ठीक है ना। उनमें से स्टैटिस्टिक्स पार्ट से भी, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट फिर भी आपके पास 35 के आसपास क्वेश्चंस तो मिलेगा। 35 में से 20 क्वेश्चंस चूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं एक टॉपिक को ऐसे टारगेट में नहीं लेना है, बहुत सारा टॉपिक कवर करके जाना है। जो क्वेश्चन उस टाइम के लिए आसान लगेगा उसको ही अटेंड करना है, ईगो नहीं रखना है। ईगो रखने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के लिए मैं बहुत सारा बुक लिखा हूँ,
देखिए, जिनको सब लोग, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसके मापा से मतलब नॉलेज गेन नहीं होता, बस वो मतलब आपका मतलब माइंड ग्रो होने से रुक देंगे, क्योंकि उसके अंदर थॉरोली बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है जो सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसके मापा अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूंगा गिलबर्ट स्ट्रैंग का बुक थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है, पढ़िए आप। रूडीन का बुक पर फॉलो कीजिए, ये भी थ्योरी के लिए है, ठीक है ना। फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक मालिक अरोड़ा, गिलबर्ट स्ट्रैंग। यहाँ भी सेम रूल है, मैं तीन तीन बुक बोल रहा हूँ। देखिए, आपको ना एक बुक से पूरा ऑल टॉपिक्स नहीं मिलता, जो ऑथर्स लिखे हैं ना उनका ऑल टॉपिक्स मतलब। ये गिलबर्ट स्ट्रैंग क्यों लिख दिया, सॉरी यार। मेरा ऑलवेज मिक्सर होता है। बाटले का बुक मैं बोलना चाहता था, ठीक है ना। बाटल 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 का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीएससी स्टार्टिंग से ना गिलबर्ट स्ट्रैंग और बाटल का नाम एक साथ मतलब मिक्स करता था, पता नहीं ये स्ट्रैंग में टीआर है और इधर भी आर टी ऐसा कुछ है, पता नहीं नाम लिख देता हूँ। बट ये सॉरी यार, रियल एनालिसिस में गिलबर्ट स्ट्रैंग नहीं, बाटले का, बाटल सारवाट का बुक होता है ना, तो वो बुक के बारे में बोल रहा हूँ। थ्योरी इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, मलिक अरोड़ा आप फॉलो कर सकते हैं, रूडीन का बुक फॉलो कर सकते हैं। और एक बुक है इनेल कैराथर, इनेल कैराथर का और एक बुक है। ये बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आई थिंक थोड़ा बहुत लैंग्वेज डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज है बुक का, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के लिए आप रूडीन का बुक फॉलो कीजिएगा। अच्छा, मालिक अरोड़ा का बुक फॉलो कीजिएगा, और बाटले सारभाट का बुक फॉलो करिए, ठीक है ना। ये तीनों बुक से आपको क्या करना है, जो बुक में जो जो टॉपिक्स अच्छा है उनको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप थॉरोली रूडीन का बुक और बाटले सारभाट का बुक फॉलो कर सकते हो, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है। और एस के मापा को मैं हटा दिया था, बट मैं अभी भी बोलता हूँ, जिनको एकदम रियल एनालिसिस में एकदम जीरो नॉलेज है, जीरो कुछ नहीं आता, उनके लिए फिर भी अभी भी उन्होंने एस के मापा से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। वो तो आपका अप्रोच है, बोलेंगे इसके मापा के अंदर बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा डिराइव किया गया है और बेसिक वे में और बोरिंग अप्रोच में किया गया है, बट जिनका एकदम लो कैटेगरी का नॉलेज है, मतलब उन्होंने कभी सीखा ही नहीं रियल एनालिसिस, तो उनके लिए नॉलेज सबका हाई है, बट सीखा नहीं, अप्रोच नहीं किया, तो उनके लिए ना इसके मापा से पढ़ोगे तो मतलब टेंशन नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और पढ़ते पढ़ते जब मतलब ऑलवेज बोलते हैं ना, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही। तो पहले इसको प्रोसीड करना चाहिए धीरे धीरे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। देन आप कोई भी मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज का बुक भी पढ़ सकते हो। बट मैं पर्सनली एनएल कायरथर का बुक मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, एक दो कुछ क्या बोलते हैं टॉपिक्स के ऊपर मैं फोकस किया था, वो भी मैट्रिक्स स्पेस का रिलेटेड कुछ टॉपिक, ठीक है। मेनली मैं रूडीन का बुक मैं थोरोली पढ़ा हूँ, बाटले सारवट का बुक भी मैं पढ़ा हूँ, इसके मापा भी पढ़ा हूँ, मालिक अरोड़ा भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उतना ऑल बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं था, मैं इतना किया था। तो आप रूडीन, बाटले सारवट, ये दो बुक थॉरोली पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। और कुछ कुछ टॉपिक्स मालिक अरोड़ा से ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए इतना रिकमेंडेशन है। हाँ, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बुक पढ़ना है। देखिए, कोचिंग का जो जो नोट्स होता है उनमें से आपका डेप्थ नॉलेज क्लियर होगा नहीं। और मैं बोलूंगा यूट्यूब में अभी तक इतना कोई भी ऐसा चैनल नहीं है उधर प्रॉपर कंटेंट आपके लिए है, मतलब थ्योरेटिकल कंटेंट किसी ने दिया नहीं। दो चार वीडियोस डाले हैं, देन प्राइवेट कर दिए हैं, सब लोग बिजनेस के लिए ही, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किसी ने अभी भी एकदम कॉम्प्लीटली नहीं दिया। बट कुछ कुछ यूट्यूब चैनल से तो आपको थोड़ा बहुत टॉपिक डिटेल मिल जाएगा थ्योरेटिकल। यूट्यूब से मेनली आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, बहुत फायदा है। क्योंकि देखिए, आप जैसे दिव्स का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से आप स्टडी कर रहे हो और कुछ पीवाईक्यूज डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा आप कौन सा अप्रोच कर रहे हो और उससे भी स्मार्ट आर कोई अप्रोच है क्या। मतलब टाइम कम लगेगा और स्मार्ट वे कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, ऐसे अप्रोच आपको ढूंढना है ना।
तो इसीलिए, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के लिए तो इतना बोल दिया हूँ, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बोल रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना 30 के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। मैं एकदम लेस मार्क्स लेके चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं देखा हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा था उस टाइम का जो नेट एग्जाम मतलब स्टार्ट करने लगा था, मतलब स्टार्ट किया था उसी टाइम एक बार नेट एग्जाम हुआ था, उधर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत कम मार्क्स आया था। बट जिस बार मैं जेआर क्लियर किया हूँ उस बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो 35 के आसपास आई थिंक क्वेश्चन था, ठीक है, 35 मार्क्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए मैं बोलूंगा पुन्नोस्वामी सिल्वरमैन का बुक पढ़ लीजिएगा। पुन्नोस्वामी सिल्वरमैन का बुक पढ़ लीजिएगा, काफी है, इनाफ है, बेसिक से एडवांस तक है, काफी है। मैं डिटेल मतलब स्टडी किया हूँ फॉर नेट एग्जाम और गेट एग्जाम एज वेल, ठीक है। मैं डिटेल स्टडी किया हूँ, पुन्नोस्वामी एंड सिल्वरमैन का बुक है। मैं सब कुछ डिटेल लिंक इनका, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एक हायर मैथमेटिक्स करके, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स ग्रुप। ये ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर है और फोल्डर के अंदर बहुत सारा स्टैंडर्ड बुक्स है। जैसे लीनियर अलजेब्रा के लिए एक फोल्डर है, एब्स्ट्रैक्ट ये सब के लिए है, और सीएसआर नेट के लिए है, पीवाईक्यूज के लिए बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम का और स्टैंडर्ड बुक का, सब्जेक्ट का अलग अलग से फोल्डर है। आपको ढूंढना नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा। यू कैन गो देयर एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लिंक तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पुन्नोस्वामी सिल्वरमैन का बुक पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में एक सजेशन दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना बहुत ही इजी है बट बहुत ही मुश्किल भी है। कब मुश्किल है? आपको इंट्रीगेशन से, रेसिड्यू से, ठीक है, आपको इंट्रीगेशन से, रेसिड्यू से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बट आप वो इंटीग्रेशन के जगह आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तब डिफिकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा देन आइडिया लगेगा। आपको ग्राफिकल अप्रोच से ही कॉम्प्लेक्स को सीखना है, ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, देन आपका कॉम्प्लेक्स आसान हो जाएगा। और एक दूसरा बुक में ये थ्योरी के लिए, ठीक है, और एक बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत बेसिक है, चर्चिल ब्राउन का बुक है। ये बेसिक है, यहाँ से मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आई थिंक पुन्नोस्वामी बेटर ऑप्शन है। मैं चर्चिल ब्राउन को बहुत ही मतलब इससे तो आसान लगा, वो मतलब जेआरएफ लेवल का तो है नहीं, ठीक है। एमएससी एंट्रेंस मतलब जो CUET ऐसा कुछ लेवल का एग्जाम होता है उनके लिए तो चल जाएगा काम। और एक बुक बोला हूँ ये अल्फोर्स, यहाँ से आपको थ्योरी नहीं मिलेगा और थ्योरी पढ़ना भी नहीं है, ये डिफिकल्ट बुक है, डिफिकल्ट बुक है। बट इनका एक्सरसाइज आपको ट्राई करना चाहिए, एक्सरसाइज आपको ट्राई करना चाहिए। ये बुक से आपको एक्सरसाइज एक एक करके सॉल्व करना चाहिए। आप मान लीजिएगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का हो जाएगा। आप ये फर्स्ट बुक से थ्योरी कवर करिएगा और थ्योरी कवर करने के बाद अल्फोर्स का बुक फॉलो कीजिएगा, मतलब फॉर एक्सरसाइज सॉल्व करने लगोगे तो आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा खुद से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता जाएगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए अल्फोर्स का बुक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, फॉर एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ हाँ, मैं बीच में और एक बार बोल रहा हूं आपको, को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की चक्कर में ऐसा कोई बुक मतलब चूज मत कीजिएगा कि आपको सेल्फ स्टडी करना है और बुक से ही पढ़ना है। कोई कोचिंग का नोट से सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको बुक पढ़ना है। और कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि जो बुक में एक्सरसाइज ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ बुक रेकमेंड कर देते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जैसे एल्फोर्स है, एल्फोर्स का बुक से आप कॉम्प्लेक्स सीखने लगोगे आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, मतलब मुझे लगता है वो डिफिकल्ट बुक है, मैं जो जितना स्टडी किया हूँ। तो सबका अलग अलग अप्रोच है, बट जेनरली मेनली जो मैक्सिमम लोगों को पसंद होगा वो है कि थ्योरी अच्छे से हो जाए, देन तो पीओआईक्यू करना काफी है। तो पीओआईक्यू का तो क्वेश्चन मिल जाएगा, क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक ढूंढना है, पीओआईक्यू ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी खत्म नहीं होगा। 2010 से स्टार्ट हुआ है शायद, मतलब अवेलेबल तो मैं देखा हूँ 2024 तक। अब देख लीजिएगा, बहुत सारा बुक है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के अंदर क्या है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है,
फील्ड थ्योरी है, ठीक है। आपको ये तीनों का तीनों टॉपिक कवर करना है। आप जोसेफ गैलियन का बुक फॉलो कर लीजिएगा। जोसेफ गैलियन का बुक बहुत अच्छा बुक है। जोसेफ गैलियन का बुक बहुत अच्छा बुक है। ये बुक में से ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा, पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल, ठीक है। बट मैं बोलूंगा हस्टेन का बुक भी एक बार फॉलो कीजिएगा। देखिए, आपको मेनली फोकस करना है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये प्योर मैथ्स में आता है। टोपोलॉजी आप छोड़ भी सकते हैं फॉर नेट, कोई फायदा मतलब कोई दिक्कत में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गेट के टाइम जब मैं बुक रिकमेंड करूंगा उस टाइम मैं बोलूंगा कि टोपोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए, मैट्रिक टेस्ट के लिए, फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी के लिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे जोर दे रहा हूं तो इसीलिए दो 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 करके मेन मेन बुक बोल रहा हूँ, ये दोनों का कॉम्बाइन पढ़ना है। तो जोसेफ गैलियन का बुक फॉलो कीजिएगा, यहाँ से आपको ग्रुप थ्योरी मिल जाएगा, रिंग थ्योरी भी मिल जाएगा। बट डामिट फुटे का बुक पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ऑल कवर हो जाएगा। ये ग्रुप थ्योरी एनी टाइम आपको पढ़ना है तो आपके लिए ये तीनों बहुत अच्छा बुक बोला हो। हस्टेन का बुक भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, पूरा डिराइव नहीं किया जाता है, बट फिर भी अच्छा बुक है। और एक बुक है एम के सेन। एम के सेन का एक बुक होता है, ये बुक पता नहीं कुछ मतलब आई थिंक बंगाल वालों के पास तो ये नाम बहुत ही फेमस है। एम के सेन का बुक अच्छा बुक है, मतलब उतना क्वालिटी नहीं, मतलब हाई क्वालिटी नहीं है, बट फिर भी बेसिक से एडवांस तक तो बहुत कुछ मिलेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आप एम के सेन का बुक भी फॉलो कर सकते हो। चार बुक बोल दिया, चार बुक आपको नहीं पढ़ना है भाई, आपको गैलियन से स्टार्ट करना है, और जो टॉपिक नहीं मिला आप डामिट फुटे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो दो स्टार, तीन तीन स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख लेना, डामिट फुटे जोसेफ गैलियन से आप कर सकते हो। कभी मन करे तो हस्टेन का बुक देख लेना और एमकेसन का बुक देख लेना। जोसेफ गैलियन से ग्रुप थ्योरी एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिंग थ्योरी भी कवर हो जाएगा। जो जो नहीं होगा फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी का, वो डामिट फुटे से मिल जाएगा। दोनों बुक को कॉम्बाइन करके आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद मैं टोपोलॉजी के लिए भी बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, टोपोलॉजी जो टॉपिक है ये यू कैन लीव, आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आता। आई थिंक 7-8 मार्क्स ही आता है, 7-8 मार्क्स भी आता है, मतलब आजकल आ रहा है थोड़ा बहुत, तो 7-8 मार्क्स ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो टोपोलॉजी के लिए अब मैं दो बुक बोल रहा हूँ जो सी सर में आप छोड़ भी सकते हो ये टॉपिक को, बट आपको दो बुक बोल रहा हूँ, जो मांक्रेस का बुक है और केडी जेसी का बुक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा बुक है, और टोपोलॉजी स्पेशलिस्ट तो जे मांक्रेस का बुक आपका बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। ये बुक तो मैं 2 स्टार दूंगा। और केडी जोशी भी आप पढ़ सकते हो, केडी जोशी भी बेसिक से सीखने के लिए आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ओडी के लिए मैं राइसिंघानिया को नहीं चूज करना हूँ। लोग अभी बोलते हैं कि एक्सरसाइज सॉल्व करना है, राइसिंघानिया सर का बुक मतलब एमडी राइसिंघानिया का बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो बुक है, बट उनमें से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होता है। एमडी राइसिंघानिया सर का जितना बुक देखोगे उतना बुक में मतलब वो बुक में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो आपको मेनली एक्सरसाइज करना है तो एमडी राइसिंघानिया, एमडी राइसिंघानिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। एमडी राइसिंघानिया का सर का बुक है, वो अच्छा बुक है। बट मैं मतलब थोड़ा बहुत मैं जब छोट मतलब मैं जब बीएससी में एडमिशन लेने के बाद ना, मेरा मन करता था कि जो बुक में आसान चीजें मतलब आसानी से लिखा है, जो बहुत इजी है, वो तो सीखने के लिए स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। बट ओडी सब लोग सीख गए हैं आई थिंक ना, ओडी सबको आता है थोड़ा बहुत, तो उनको ये ऐसा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, सेल लॉस का बुक, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं जो टीचर्स लोग ना, वो ऐसा स्टैंडर्ड बुक लेते हैं। जैसे रियल एनालिसिस के लिए इसके मापा से वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं बनाते, रूटीन से बनाते हैं, कैरोथर से बनाते हैं, बाटले सार्वर्ट से बनाते हैं, मालिक अरोड़ा से बनाते हैं, मेनली रूटीन और बाटले सार्वर्ट से बनाते हैं। तो उनको ये चाहिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन बनाना है, वो लोग एल्फोर से एक्सरसाइज उठा देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। क्यों नहीं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही ऐसा है। लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाना है, सोहाई 20 का एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिएगा बुक। गिलबर्ट स्ट्रैंग का बुक से एक्सरसाइज उठा देते हैं, हॉफमैन कुंज से उठाते हैं, फीडबैक से कम उठाते हैं, क्योंकि ये बुक थ्योरी क्लियर करने के लिए तो अच्छा है, बट उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकेगा, स्टूडेंट को चैलेंज दे सकेगा ना, तो इसीलिए
और एक बुक बोलूंगा मैं, जो मेरा एमएससी वाले टीचर ने रिकमेंड किए थे, सर का तो कंटेंट बहुत अच्छा है, उनका जो नोट्स है बहुत ही हाई क्वालिटी का है। मैं इससे पहले तो सोचा था कि ओडीपीडी जो यहाँ का है, मैं सोचता था कि ओडीपीडी क्या ही होता है, बस कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला रट लो और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा। बट देन जब देखा नेट गेट में क्वेश्चन आता है, वो कॉन्सेप्चुअल है, वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करके और एकदम छोटा मोटा ट्रिक के ऊपर होता है, रिजल्ट बेस होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। वो रिजल्ट का नाम मैं कभी सुना नहीं था, बट ये शायद पूरा का पूरा कवर किए थे। तो मैं तो बोलूंगा इंदौर का ओडीपीडी जो है अप्लाइड में से बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब सॉरी बहुत अच्छा सिलेबस है, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है आईआईटी इंदौर में, ठीक है ना। तो कोडिंगटन का बुक सैर से ही सुना था और मैं पढ़ा था, मतलब सैर जब बोले थे तो सेमिस्टर के लिए नहीं पढ़ा था, उस टाइम मुझे मार्क्स चाहिए था, तो सैर जैसे पढ़ाते थे ऐसे पढ़ लेता था, जैसे सबके लिए होता है। बट बाद में जब देखा कि मुझे सीखना है क्या है उस बुक के अंदर, सैर ने बोला था, क्योंकि मैं जब नेट एग्जाम दिया था और गेट एग्जाम दिया था, दोनों ही मेरा जेआरएफ और गेट क्वालिफाई हुआ था, उस टाइम मुझे लगा कि सर जो पढ़ाए थे क्लास में बहुत हेल्पफुल हुआ। तो सर ने जो बुक रिकमेंड किया उसको एक बार खोल के देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो खोल के देखा था, कोडिंगटन का बुक मैं पढ़ा था, मजा आ गया था। देखो सीखने में दिक्कत आएगा कि लैंग्वेज कितना कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला को घुमा फिरा के कैसे लिखा है, बट वो वही फॉर्मूला से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है उनका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, ये सब बुक में ना वो जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है वो जनरल फॉर्म से वो लिख देते हैं। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बचपन से बीएससी में तो एकदम सीधा साधा फॉर्मूला लिखा हूं, मतलब पढ़ा हूं, बट ये जब एमएसक्यू में क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जो ऑप्शन देंगे और कुछ सॉल्व करने बोलेंगे, ये कोडिंग टोन का बुक में जैसे लिखा है और एसएल रॉस में जैसे लिखा है, ऐसे अप्रोच से क्वेश्चन में देंगे। तो अब ये बुक से सीखोगे तो आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है ना, क्लियर है ना। पीडी के लिए टीएम अमरनाथ का बुक है, ऑब्वियसली अच्छा बुक है, ठीक है। अच्छा, आर डी शर्मा करके और एक बुक है, आर डी शर्मा, RDSHARMA शर्मा, जो भी है स्पेलिंग जो भी है देख लेना। तो आर डी शर्मा करके एक बुक है, वो भी बहुत अच्छा बुक है, ये भी सर ने रिकमेंड किए थे। और पिंचोवर का बुक एक बार पढ़ने बोले थे, ये भी एक बार पढ़ो, मजा आएगा आपको, आपको मजा आएगा, मतलब सीखने को मिलेगा, आपको सीखना जरूरी है। टीएम अमरनाथ तो ऑलवेज के लिए, पीडी के लिए अच्छा बुक है। तो ये तीनों बुक है, आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। देखो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, और क्या बोलते हैं उसको, लैपलास इक्वेशन, ये भी सिलेबस में है यहाँ पे। ग्रीन्स थ्योरम भी आई थिंक सिलेबस में है, वो रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये ओडीपीडी से जो कुछ भी है कर लेना। और सेकेंड ऑर्डर ग्रीन्स थ्योरम ओडी में, सेकेंड ऑर्डर पीडी का वो जो नेचर वगैरह ये सब आता है सिलेबस में, सिलेबस आपको पता ही होगा, मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये आर डी शर्मा का बुक और पिंचोवर का बुक फॉलो करोगे तो हो जाएगा। मैं ये दो देखा हूँ, टी अमरनाथ ज्यादा मैं फॉलो नहीं किया हूँ, टी अमरनाथ भी मैं जितना सुना हूँ बहुत अच्छा बुक है, तो इसलिए रिकमेंडेशन में रखा हूँ। इतना बुक लोग नहीं पढ़ सकते, जब जितना मन करे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैं एक बुक बोला था, आरके जैन का बुक और बार्डन एंड फेयर्स का बुक, मैं दोनों बुक पढ़ा हूँ। एस एस शास्त्री करके और एक बुक है, बट वो ठीक है, वो क्वेश्चन मिल जाएगा ज्यादा, बट आरके जैन का बुक पढ़ के देखिए एक बार। और बार्डन एंड फेयर्स, ये 3 स्टार लगा रहा हूँ। बार्डन एंड फेयर्स आई थिंक ज्यादा लोग बोलते नहीं है, बट बार्डन एंड फेयर्स का बुक आप फॉलो करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट उधर भी है। और आरके जैन का बुक भी तो बहुत अच्छा है, इनको भी 3 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है ना। आरके जैन है, बार्डन फेयर्स का बुक है। तो सीएसआर नेट के लिए मेरे लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, रियल, टोपोलॉजी, ओडी पीडी, न्यूमेरिकल। तो आपको पढ़ना है रियल, लीनियर, देन कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही है, ओडी पीडी भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए आप फील्ड थ्योरी छोड़ देंगे, ठीक है, रिंग थ्योरी भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बट ग्रुप थ्योरी एटलीस्ट पढ़ के जाना है आप, अदरवाइज कहाँ से मिलेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक टॉपिक से ऑल क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, ऐसा चैलेंज मत लीजिएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। और दो कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, इनका कुछ नोट्स मिल जाएगा तो पढ़ लेना, इंटीग्रल इक्वेशन और सीओवी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये दोनों टॉपिक से रिजल्ट के थ्रू स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, स्टेट फॉरवर्ड। पार्ट बी
एक क्वेश्चन, पार्ट सी एक क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स और ये 4.75 मार्क्स। ठीक है, टोटल 7.75 मार्क्स आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ये सीओवी से भी आते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन से भी आते हैं, मैक्सिमम टाइम ये आ जाते हैं। बोलोगे इतना ही मार्क्स है, बस एक एक क्वेश्चन आएगा तो क्यों पढ़ना है भाई? 3-4 करके रिजल्ट पढ़ लेना है। रिजल्ट्स मतलब जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को यूज करके सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। सिलेबस सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन और सिलेबस में बहुत कुछ दिया गया है, बट पीओआईक्यू देख लेना सेम। आई थिंक क्या होता है वो, ऑयलर इक्वेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन हर साल आता है। विद इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन दे देंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फंक्शनल आते हैं उधर, ये सब आते हैं इंटीग्रल इक्वेशन सीओबी में। मैं भी थोड़ा बहुत भूल गया हूँ, पता नहीं, हाँ, बट मैं किया था। तो बहुत फायदा होता है आपको। 7.75 मार्क्स दोनों में से मिल गया, कितना होगा पता है? ठीक है, 7.75 मार्क्स मीन्स कितना हो रहा है? तो आपको मिल जाएगा 15.5। इनमें से 4.75 मार्क्स भी हटा दीजिएगा तब भी अच्छा होगा। 11-12 मार्क्स आ जाएगा, 11 मार्क्स आ जाएगा। ये अच्छा मार्क्स है ना, फ्री में मिल रहा है। फॉर्मूला कौन ना रट सकते हैं? ये देखो, सीएसआर नेट जैसा एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, बुक तो बोल दिया हूँ, सजेशन ये है पर डे। मैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है बोल देता हूँ। 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना है 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स। मैं लिख लेता हूं देन बोलता हूं। ठीक है, देखो पर डे में 20 क्वेश्चंस दिया जाता है। एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है पर डे में। ठीक है, 20 क्वेश्चंस दिया होता है, उनमें से 15 क्वेश्चन करना है 2 मार्क्स का, मतलब मैक्सिमम करना है। आप कितना भी कम कर सकते हो, बट 15 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, पार्ट बी टाइमिंग भी मैं बोल दूंगा। ठीक है, पार्ट बी ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, मतलब मैथ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो सब ऑल टॉपिक से मिला जुला के आएगा, बट मैथ्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देंगे, आपको करना कितना है? 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम कर सकते हो आप। ओके, क्लियर? और ये 3 मार्क्स का है। और पार्ट सी जो है ये एमएसक्यू है, ये सब्जेक्ट का ही आएगा, ऑल कुछ मैथ्स का। ठीक है, 60 क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 20 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, और ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स आप मैक्सिमम कर सकते हो, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स। नाउ अभी देखो, ये जो एप्टीट्यूड पार्ट है, आपको कितना टाइम टाइम कितना देना चाहिए पर डे के लिए? मैक्सिमम 30 मिनट्स। मैं कैसे दोगे अब मैं बोल दूंगा आपको। पार्ट बी के लिए आपको कितना टाइम देना है? मैक्सिमम 60 मिनट्स। पार्ट सी मैक्सिमम 80 मिनट्स। 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको कहीं पे भी, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा आप कौन सा पार्ट के ऊपर कंफर्टेबल हो। अभी देखो धीरे धीरे बोल रहा हूं। पार्ट ए में एप्टीट्यूड आता है 20 में से 15 मैक्सिमम कर सकते हो, 2 मार्क्स का है। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनते हैं, इजी है, गेट जैसा डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछेगा, ये इजी क्वेश्चन पूछेगा। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ होता है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आप जैसे आप लीजिएगा 7 क्वेश्चन कर दिए हो इनमें से। ठीक है, लीजिएगा यहाँ से 7 क्वेश्चंस कर दिए हो, 7 × 2 14 मार्क्स आपका बनेगा। मतलब देखो आपको 30 मिनट्स मैक्सिमम दे रहा हूं, तो 7 क्वेश्चंस करना है आपको। ठीक है,
मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा भाई? 20 क्वेश्चंस में से आपको 7 क्वेश्चन चूज करना है, इजी इजी क्वेश्चन मिलेगा, राइट, एकदम इजी। टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा। देखिए मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम 30 बोला हूँ, 20 मिनट में हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे कम करना है, 30 से कम टाइम में खत्म करना है, क्योंकि यहाँ से आपका पास 14 मार्क्स बन रहा है। आपको नेगेटिव नहीं खाना है, पार्ट ए पार्ट बी में नेगेटिव है, ठीक है, 1/1/3 कर 1/4, हाँ 1/4 नेगेटिव है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव नहीं खाना है, ठीक है ना। पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए नेगेटिव है अवेलेबल, ठीक है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ से आपको 14 मार्क्स बन रहा है, तो आपको आधा घंटा टाइम नहीं देना है, 14 मार्क्स से तो 20 मिनट टाइम देना है। पार्ट बी में जाओगे ना, आपका मान लीजिएगा 12 to 13 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो 25 क्वेश्चन करना है 40 में से, आपका सब्जेक्ट का बहुत सारे क्वेश्चन होगा और उनका एमसीक्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक ही आंसर होगा ना, सिंगल करेक्ट आंसर, तो आपको करना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। आप मान लीजिएगा 15 क्वेश्चन किए हो, 2 गलत हो गया है और 13 सही है, 13 39 होगा, 39 से मैं 2 मार्क्स कम कर रहा हूं, मतलब ठीक है, मैं मान रहा हूं 38 के आसपास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। एवरेज बोल रहा हूं आपका, इधर 14 के जगह 20 आ सकते हैं, इधर 35 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसे मान के चल सकते हो। आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं कि आपको टेंशन लेने का कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया? 30 40 50 52 हो गया, टोटल 52 हो गया, ठीक है ना। नाउ ये जो किए हो, कितना क्वेश्चन किए हो? 15 क्वेश्चन ना। इनके लिए कितना टाइम दे सकते हो? मैक्सिमम 60 मिनट दिया हूं ना, 60-20, तो कितना हो गया टोटल? 80 मिनट्स डन, 80 मिनट्स डन हो गया आपका, टोटल 80 मिनट्स डन हो गया। अभी भी आपके पास 100 मिनट्स है, 100 मिनट्स है आपके पास। तो पार्ट सी में ना एमएसक्यू है, इधर नेगेटिव नो नेगेटिव, केयरफुल सी, नो नेगेटिव मार्क्स नहीं है, बट आपको ऑल करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से सपोज ए सही है, बी सही है, सी सही है, आप बस ए बी को चूज किए हो, आपको मार्क्स मिलेगा 0। आप ए सी को चूज किए हो, आपको मिलेगा 0। आपको ए बी सी तीनों करेक्ट है, तीनों चूज करना है, देन आपको 4.75 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? एकदम क्लियर है ना। तो इसको एकदम ध्यान से करना है, और बार बार बोल रहा हूं मैं, मतलब मेरा मतलब खुद के ईगो के साथ नहीं जाना है। आपका एक टॉपिक स्ट्रांग है, उनमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्ट सी में करने जाओगे तो फंस जाओगे। आपको ऑल टॉपिक में से देखिए 25 के आसपास होंगे स्टैट्स का क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं आप स्टैट्स नहीं कर रहे हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, स्टैट्स को पूरा छोड़ दिए हो, ठीक है। 25 क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी तो 35 क्वेश्चंस है ना। 35 में से आप 20 क्वेश्चन करने का कोशिश करना, बट मैक्सिमम कितना क्वेश्चन कर सकते हो? 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। बट आप बहुत धीरे से करना, आपके पास 100 मिनट्स टाइम बच रहा है, जो जो हिसाब दिखा रहा हूं उनमें से आप 12 क्वेश्चन कर दो, आप 12 क्वेश्चन कर दो, आपका कितना मार्क्स मिलेगा पता है? आप कर दोगे तो आपका शायद 57 के आसपास मार्क्स मिल जाएगा, 12 क्वेश्चन से ही। आप मतलब 17-18 क्वेश्चन तो करके ही आना, क्योंकि नेगेटिव है नहीं, बट आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव नहीं है तो सारे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, और ऑल क्वेश्चन में 0 मिल रहा है, क्योंकि जल्दी की चक्कर में। धीरे धीरे एक एक करके जो स्ट्रॉन्ग जोन है अच्छे से करना, आपका बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। तो यहाँ से 57 आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपका 13-14 क्वेश्चन भी सही हो जाता है। तो 52 था उधर, तो आपका क्या आ रहा है? 109, ऑलमोस्ट जीआरएफ डन। जीआरएफ हो जाते हैं 109 में, कभी कभी ज्यादा गया है, बट मैक्सिमम टाइम इससे कम गया है। और एक बोल रहा हूँ, और एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं कि पार्ट ए आप 8 क्वेश्चंस किए हो, 2 मार्क्स का 16, आप टाइम दिए हो मान लेता हूं 25 मिनट्स, ओके। पार्ट बी
आप 25 में से 15 क्वेश्चन किए हो, ठीक है। 15 क्रॉस 3 इक्वल टू 45। इसको आप 65 मिनट्स दिए हो, कोई नहीं 65 मिनट्स दिए हो। टोटल टाइम कितना हो गया? 0, 6, 7, 90 मिनट्स हो गया, मतलब 1.5 आवर्स खत्म हो गया। पार्ट सी में आप करने गए हो, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? आपका मान लीजिएगा 10 to 11 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं 11 क्वेश्चन सही हुए। 11 क्रॉस 4.75 कितना होगा? मतलब 50 के आसपास मार्क्स बन जाएगा। 52 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं ना, ठीक है ना। 52 के आसपास मार्क्स बन रहा है, ठीक है। तो आपका 52 मार्क्स बन गया, तो टोटल कितना हुआ? इनके लिए आपके पास 90 मिनट्स अवेलेबल था, हो जाएगा ना। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा टाइम मिल रहा है, 11 क्वेश्चन करना है। तो इनमें से आप 17 to 80 क्वेश्चन करके आए होंगे। उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। कैसे? मतलब आप सपोज चूज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। आपने गलती से देख लियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन चला जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन में मैं पर्सनली बोल रहा हूं, प्योर मैथ्स में प्योर का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है, उनका जो ऑप्शन दिया होता है ना, ऑप्शन का मीनिंग समझ में नहीं आता। जैसे बोल दिया गया है एक ऑप्शन में 2 सब ग्रुप्स है, ठीक है, 2 सब ग्रुप्स है, बट आपको पता ही नहीं चलेगा ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2 और एटलीस्ट 2। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत जोक्स है, बट हम लोगों के लिए सीएसआर एग्जाम, सीएसआर नेट का एग्जाम है। और हम लोग मतलब जस्ट क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 सब ग्रुप है एक ग्रुप के लिए, सपोज एग्जैक्टली 2 और एटलीस्ट 2, आपको कैसे पता चलेगा? अब एग्जैक्टली 2 मान के कर दिए हो, और उनका जो आंसर की आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ, ये जो करंट एग्जाम देते हैं उनका ही फील होता है, कितना बुरा फील होता है। आंसर क्या है ना, सपोज बोल दिया गया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया गया था एग्जैक्टली 2 है, ए ऑप्शन सही है, और आप मान लिए हो एटलीस्ट 2 है, तो आप इसको सिलेक्ट मतलब चूज नहीं किए हो, आपको 0 मार्क्स ही मिलने वाला है। समझ रहे हो? मतलब बोल रहा हूँ क्वेश्चन में 2 सब ग्रुप्स बोला गया है। अब एग्जैक्टली 2 और एटलीस्ट 2 आपको थोड़ी पता। आप मान लिए हो सकता है एटलीस्ट 2 मतलब 2 होना ही चाहिए, तो आपका गलत हो गया। और सपोज आप उल्टा मान लियो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, उन्होंने मीन करना चाहते हैं एटलीस्ट 2 होना चाहिए। मेरे साथ हुआ था, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट मैं आंसर की देखे शॉक हो गया था। बहुत लोग चैलेंज भी किया था, बट उनका आंसर की जो फाइनली मान लिया है, आपको इनडायरेक्टली मानना है कि वो लोग ये मतलब बोलना चाहते थे, बट एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं था ऑप्शन में। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो इनमें से मैं 2-3 बोला हूं, और एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा है 16 क्वेश्चन। 16 में से 12 भी सही कर दिए हो और 11 सही किए हो, तो आपका 52 बन रहा था। तो 16 प्लस 45 प्लस 52 कितना होगा ना? 5, 6, 11, 13, 3, 1, 4, 9, 10, 113 मार्क्स बन रहा है। 113 मार्क्स आपको बनना चाहिए, और दूसरा तरीके से दिखा था 109, मतलब ऐसा होना चाहिए। अभी देखो किसी का पार्ट ए बहुत अच्छा है, उसने 10 क्वेश्चन कर दिया, उनका 20 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है ना, 20 मार्क्स बन जाएगा। किसी का पार्ट भी स्ट्रांग है, उन्होंने 17 क्वेश्चन कर दिया, उनका 51 मार्क्स बन जाएगा। मतलब कोई भी एक पोर्शन, तो मैं जैसे एवरेज लेके चल रहा हूँ, किसी का तो स्ट्रांग होगा ना। किसी का हो सकता है पार्ट सी स्ट्रांग है, सी में से 13 क्वेश्चन कर दिया, उनका शायद 61 के आसपास मार्क्स आ गया, हो सकता है। तो कोई एक पार्ट अच्छा हो सकता है, पर बैलेंस ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। फाइनली अगेन बोल रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी से आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको फॉलो करना है पीओआईक्यू का क्वेश्चन, थ्योरी प्रैक्टिस करने, थ्योरी कवर करने के बाद आपको पीओआईक्यू का क्वेश्चन सब देखना है। पीओआईक्यू का क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा, तो आप बोलोगे कि कोचिंग नहीं लिया था तो नहीं हुआ। पीओआईक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है आपको मैं बोल रहा हूँ।
1 आवर्स। मैं मेरा दोस्त को भी बोलता हूँ, मतलब बहुत सारे मेरा जो भी क्लोज फ्रेंड, दूर का जो भी फ्रेंड जो मानता है, मतलब सजेशन मांगता है, उनको ही बोलता हूँ लीनियर का 1 आवर्स टाइम 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। बट इतना अच्छे से करो कि उनके अंदर कौन सा अप्रोच हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट अप्रोच, 2-3 डिफरेंट अप्रोच से करो। और जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन ऐसे करो कि ऐसा टाइप का, सेम टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप सॉल्व करोगे ही करोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो गलत बात है, बट लॉजिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसे सीखना है। देन आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और ऑलवेज ट्राई करना 2024 से 2020 तक क्वेश्चन सॉल्व करने का। उससे पहले का पैटर्न अलग टाइप का था, अभी बहुत डिफिकल्ट टाइप का पैटर्न आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? आई थिंक ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, मतलब ये एकदम जेन्युइन सजेशन है जो रियल में फील होता है फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, जिनके लिए उतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि मतलब 30 के 10 के, मतलब 10,000 30,000 20,000 ये सब पे करके 6 मंथ्स का कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ऑलवेज फ्री सब कुछ आजकल बुक पीडीएफ अवेलेबल होता है, और यूट्यूब से तो हेल्प ले ही सकते हो, और ये सब फॉलो करके आप कर सकते हो। मैं खुद किया हूँ, आप भी कर सकते हो, एमएससी के साथ साथ भी कर सकते हो। और जिनका एमएससी के साथ साथ प्रेशर कंटिन्यू नहीं, मतलब नहीं होता हो पाता एमएससी के साथ साथ, एमएससी के बाद भी 6 मंथ्स में आप कर सकते हो। मेनली जो लोग आईआईटी एनआईटी में पढ़ते हैं उनके लिए असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन, तो क्या बोलते थीसिस प्रोजेक्ट, ये सब का प्रेशर होता है। मतलब इनसे ऊपर जो आइजर वगैरह है उनका भी तो बहुत प्रेशर होता है, वो तो नहीं बोल रहा हूँ, आईआईटी एनआईटी के बारे में ही बोल रहा हूँ। प्रेशर होता है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में प्रेशर होता है सब कुछ का। तो एमएससी के साथ साथ करना डिफिकल्ट लगता है, तो उनको उनको अलग से मेहनत करना होता। जैसे कॉलेज का भी सेमिस्टर का सीजीपीए अच्छा रखना है, तो सब कुछ देखना है, अदरवाइज बाद में जाके मुश्किल होता है। लोग बोल देते हैं कि 6 सीजीपीए काफी है, ठीक है काफी है, बट कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है ना, वो लोग देखते हैं कि जैसे मेरा, मैं पर्सनली कुछ टीचर्स के साथ बात किया हूँ, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है, मैं रिव्यू दे रहा हूँ जस्ट, सच में ये कि उनका बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है ये बंदा, मतलब ये स्टूडेंट के पास सपोज 6 सीजीपीए है, तो इनका मतलब पढ़ाई करने का अच्छा नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन अटेंड करके उनका एग्जाम निकल गया और आईआईटी में आ गए और जेआरएफ हो गया और गेट हो गया। बट उनको लगता है कि इनका सीजीपीए कम है, ये बंदा अच्छे से पढ़ता नहीं है, ये मतलब स्टडी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट को नेट गेट आईआईटी का चक्कर में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका बीएससी एमएससी में मार्क्स खराब हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पीछे इतना भाग जाते हैं कि उनका एग्जाम, मतलब सेमिस्टर एग्जाम देना है वो भूल ही जाते हैं, इसीलिए उनको कम आते हैं। बट ऐसा मैं बहुत स्टूडेंट देखा उनका सीजीपीए बहुत कम है, बट वो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बट फिर भी आपको देखना है, तो ये सब मेंटेन करने के लिए कभी मुश्किल होता है, उस टाइम आप बाद में जाके भी कर सकते हो। बट आप, मेरा तो मानना है 5 to 6 मंथ्स किसी ने बुक पढ़ के प्रिपरेशन किया डेली 5 to 6 आवर्स ओनली फॉर दिस एग्जाम, 5 to 6 आवर 5 to 6 मंथ्स किया ना, बेसिक से और जीरो से स्टार्ट करके क्रैक कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करके जेआरएफ क्रैक कर, जीरो मीन्स आपको मैथ्स का आइडिया होना चाहिए, आपको पता ही नहीं ये आर का मतलब रियल नंबर है, इसका मतलब ए बी सी डी मीन्स ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मैट्रिक्स का ऐसा कुछ पता नहीं है, और ये ऑर्डर ऑफ जी है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर है, ये क्या है ये सब पता नहीं है, तो दिन बहुत मुश्किल है। बस ये ऐसे बोल रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं ले रहा हूँ, बस सच में बोल रहा हूँ। ये बेसिक तो आना चाहिए, मतलब जीरो मीन्स बेसिक, बेसिक से आप क्रैक कर सकते हो 5 to 6 मंथ्स में डेली 5 to 6 आवर स्टडी करके, ठीक है ना? आई थिंक ये जो डिस्कशन सेशन था बहुत अच्छा लगेगा आपको, और हाँ, आपको आइडिया देने के लिए ही है, कहीं ऐसा लगे कि मैं बस आपको बहुत ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ, सॉरी यार, बट
हाँ, बात ये है कि आपको मतलब रियल रिव्यू दे रहा हूँ, जो होना चाहिए ऐसा कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करके आप क्लियर कर सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो जरूर। और हाँ, मेरा न्यू चैनल है, मैं पहले भी 2-3 बार ट्राई किया हूँ कि चैनल को कंटिन्यू करे, बट कभी टाइम होता नहीं था। अभी मैं मन किया हूँ, प्रॉमिस किया हूँ खुद के ऊपर कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। थ्योरेटिकल लेक्चर डेली अपलोड करता हूँ, डेली क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड कर रहा हूँ डेली, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा। आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, मतलब फॉलो करने के लिए तो कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, बस सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अच्छा लगे तो। एकदम बेकार लग रहा है चैनल तो बिल्कुल ऐसा फोर्सफुली कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आई थिंक मैं 1 साल के अंदर तो बहुत अच्छा कुछ कंटेंट दे पाऊंगा मेरा चैनल के थ्रू। मैं थ्योरी कवर करूंगा और PYQs भी सॉल्व करवाऊंगा, बट धीरे धीरे, मेरे पास उतना टाइम नहीं हो रहा, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू।